आज की कहानी 90 के दशक की कर्नाटक की कहानी है। शायद एक वेब सीरीज या कुछ आने वाला है इस पर। जैक द रीपर की कहानी मैंने आपको सुनाई है, लंदन का एक सीरियल किलर जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इंडिया में अगर किसी को जैक द रीपर का नाम दिया गया है तो इसी कहानी के विलन को दिया गया है। उमेश रेड्डी इस कहानी का विलन है। एक ऐसा विलन, फिर वहां पे बात हमारे कानून की भी आती है। बरसों हो गए, इंतजार कर रहा है कि वो कब फांसी पे चढ़ेगा, लेकिन वो तारीख ही नहीं आ रही है जिस तारीख पर उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। ये वो सीरियल किलर है जो एक तरह से दिमागी रूप से उसके बारे में क्या कहें। कुछ एक नया शब्द आया था कि ये ट्रांस ड्रेसर है, मतलब अपोजिट सेक्स के कपड़े पहनने का जिसको शौक होता है। तो ये लड़कियों के, महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहना करता था। बल्कि जब कई बार गिरफ्तार हुआ और पुलिस ने तलाशी ली तो अंडरगारमेंट्स अंदर महिलाओं के ही पहने हुआ था। जब इसके घर पे दबिश दी गई, वहां से कपड़ों का गट्ठर मिला जिसमें सारे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स और कपड़े थे। 3-4 बार पुलिस को चकमा देकर ये भागा, और जब जब ये भागा पुलिस कस्टडी से, इसने तब 2-3 और मर्डर और रेप किए। तो अगर पुलिस की भी लापरवाही ना होती, इसको ढंग से पकड़ा रहा होता, तो शायद 8-10 लोगों की तो जान बच जाती। गुजरात, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, इन सब जगहों पे इसने वारदात की। बाकायदा सीआरपीएफ में नौकरी की, उसके बाद भाग कर आया। फिर एक और जगह पे इसने डीएआर में काम किया, डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड जो रिजर्व, और वहां से निकला हुआ एक शख्स इस देश का जैक द रीपर बनता है। तो आज की कहानी इसी जैक द रीपर यानी उमेश रेड्डी की कहानी। हालांकि उसके बहुत सारे नाम हैं, कुछ लोग उमेश रेड्डी कहते हैं, कुछ इसका नाम राजुलू रखते हैं, कुछ रमेश रखते हैं, कुछ वेंकटेश रखते हैं। 1959 में उमेश रेड्डी का जन्म कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके में होता है। इसके बाद उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा कहानी सामने नहीं आती। ये बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद इसकी नौकरी सीआरपीएफ में गार्ड के तौर पर लग जाती है। सीआरपीएफ में नौकरी लगने के बाद इसकी पोस्टिंग होती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये कमांडेंट हाउस में गार्ड के तौर पर काम कर रहा होता है। पहला जुर्म उसने वहीं किया। उस कमांडेंट हाउस में एक सीआरपीएफ के सीनियर अफसर की बेटी के साथ इसने रेप करने की कोशिश की। इत्तेफाक से कुछ लोगों ने देख लिया, शोर हुआ। वहां पे वैसे ही सिक्योरिटी रहती है, सीआरपीएफ, सारी चीजें। तो इसे मौके से ही रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद अब इसके ऊपर इसको पुलिस और बाकी जगह भेजना ही था, लेकिन पहली बार ही, पहला जुर्म करने के बाद वो भी सीआरपीएफ की कस्टडी से ये भाग निकला। सीआरपीएफ ढूंढती रही, फिर इसका कोई सुराग नहीं मिला। ये भाग कर कर्नाटक आ गया। कर्नाटक आने के बाद 1996 में इसने डीएआर यानी कि डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व फोर्स ज्वाइन किया। अब इसने अपना नाम, पता, हुलिया, आइडेंटिटी सब छुपाई, तभी इसको ये नई नौकरी मिली, वरना सीआरपीएफ में ये वांटेड था। और उस वक्त 1996 की बात है, शायद इतनी ज़्यादा इसकी आईडी और इसके बारे में इतनी जांच और ये सारी चीज़ें की नहीं गई। तो बड़ी आराम से ये सीआरपीएफ में क्राइम करने के बाद डीआर में आकर नौकरी करने लगा। डीआर में नौकरी करने के बाद अब इसके दिमाग में वही था कि बस मुझे रेप करना है और मर्डर करना है। ये शुरुआत से ही इसके दिमाग में ये खुराफात चलता था। इस नौकरी के दौरान अब उसने पहले रेकी करनी शुरू की। रेकी करनी शुरू की तो इसे एक बात पता चली कि जो ज़्यादातर लोग हैं, खासतौर पर इस वक्त बेंगलोर के इर्द गिर्द ही आ गया, तो उसे पता चला कि ज़्यादातर लोग ऑफिस चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, और घर में महिलाएं अकेली होती हैं। तो 11 से 3 का ये जो टाइम हो, उसमें बहुत सारे घरों में महिलाएं अकेले होती हैं। उनके पति, उनके बच्चे काम पे चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं। उसने 11 से 3 का ही ये समय फिक्स किया अपने शिकार के लिए, और इसके बाद ये किसी न किसी घर में, जहाँ पहले ये दिन में रेकी करता, पता कर लेता कि इस घर में ये महिला अकेली है। उसके बाद ये वहाँ पहुँचता। पहुँचने के बाद पता पूछने के बहाने किसी फर्जी नाम लेता कि यहाँ कहाँ रहते हैं, यहाँ पानी प्यास लगी है। जैसे ही महिला दरवाज़ा खोलती, ये अंदर दाखिल होता, चाकू की नोक पर, फिर उसका रेप करता, फिर उसे मर्डर कर देता उसका। और जाते आते कुछ गहने वहने लूट के चला जाता, ताकि पुलिस को ये लगे कि मामला लूटपाट का है। इसने एक के बाद एक ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन कड़ियां पुलिस जोड़ नहीं पा रही थी, इसलिए अब तक पता नहीं था कि इस शहर में एक सीरियल रेपिस्ट या किलर घूम रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब ऐसे इंसिडेंट बढ़ने लगे, तो कहते हैं बेंगलोर के आसपास लोगों में एक दहशत फैल गई। लोग अनजान आदमियों को, खासतौर पर दिन में 11 से 3, चूंकि ज़्यादातर वारदात हुई, घरों के दरवाजे बंद रखो, घरों के दरवाज़ों को मजबूत बनाया गया, और यह था कि किसी भी अनजान शख्स के लिए दरवाज़ा न खोलो। दहशत इतनी थी। इधर पुलिस के ऊपर भी दबाव था, एक के बाद एक वारदात हो रही थी। अब ये करता रहा ये सारी चीज़ें, वारदात, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया था।
फिर इसने 1996 में ही जब डीआर में नौकरी लगी, वहीं एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से उस लड़की के हाथ में एक पत्थर आ गया और उसने उस पत्थर से निशाना लगाया, उसे चोट लगी, वो गिरा और इतना मौका मिला कि वो लड़की वहां से भाग गई। उसकी आबरू भी बच गई और जान भी बच गई। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही उसने उसी इलाके में 6 दिसंबर 1996 को एक 16 साल की लड़की को अकेला पाकर उसके साथ रेप किया और फिर उसे मारा नहीं, उसका रेप किया। रेप करने के बाद वो भाग गया। अब वो चला गया वापस। अच्छा, ये एक इंसिडेंट करता और उसके बाद ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेता। लगभग कई महीने बीत गए। उसके बाद अचानक एक दिन वहां पे एक परेड चल रहा था जिसमें ये डीआरए की टीम भी थी, डीआर के, और उसका ये मुलाजिम था। अब उस परेड में ये भी मौजूद था। तो जब, बल्कि दिसंबर में हुआ था, जनवरी की बात है, 26 जनवरी, महीने भर के अंदर, 1 महीना और 20 दिन। तो उस परेड में ये था और इत्तेफाक से वो लड़की उस परेड में थी जिसका रेप हुआ था। परेड में उसने उसको देखा कि ये तो उसका रेपिस्ट, उसका बलात्कारी है। उसे यकीन नहीं हुआ। 16 साल की लड़की। उसने फौरन वहाँ पे जो मौजूद थे सिक्योरिटी स्टाफ और ये लोग, उनको बताया कि मेरा रेप हुआ और इस रेप में शामिल एक शख्स यहाँ परेड में हिस्सा ले रहा है। बात लोगों को अजीब लगी, लेकिन उन्होंने पकड़ा। ये पहली गिरफ्तारी थी उसकी अब कश्मीर से बाहर आने के बाद। अब इसके बाद उसको पकड़ने के बाद पहले तो डीआर से नौकरी से निकाल दी गई और फिर 1997 में कोर्ट के आदेश पर इसको बेल्लारी जेल में ट्रांसफर किया गया। लेकिन जब ये बेल्लारी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था, पुलिस को चकमा देकर भाग निकला, पुलिस की वैन से ही। कैसे भागा? उसने पुलिस वालों को रास्ते में लालच दिया। उसने कहा कि चिकन और ये सब खिलाएंगे, दारू पिलाएंगे, किसी ढाबे पे रोको, मैं भी खाऊंगा, पैसे हैं। पुलिस वाले रोक दिए, हाथ में हथकड़ियाँ थी। उसके बाद इसने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, हथकड़ी खोल दो। पुलिस वाले खाने में मगन, और ये वहां से अचानक हथकड़ी खुलते ही 1 2 3, तो ये वहां से दूसरी बार भागा। पहली बार सीआरपीएफ की कैद से भागा था और अब यहां से भागने के बाद अब ये बड़ौदा पहुंच गया। बड़ौदा में जाने के बाद इसने 3 अलग अलग लड़कियों को 10-15 दिन के अंदर अंदर उनका रेप किया और उनका मर्डर किया। अब ये करता रहा, फिर बड़ौदा से इधर उधर भटका, फिर ये वापस कर्नाटक पहुंच गया। कर्नाटक आने के बाद एक यहां अजीब सी चीज हो रही थी। बेंगलोर के इर्द गिर्द पुलिस के पास कुछ कंप्लेंट आ रहे थे। कंप्लेंट ये था कि बहुत सारी जो महिलाएं और लड़कियां अपने कपड़े सूखने के लिए डालती हैं बाहर आंगन में, छतों पर, तो उन महिलाओं और लड़कियों के अंडरगारमेंट्स गायब हो रहे हैं कपड़ा सुखाते वक्त। अब ये बड़ी अजीब सी कंप्लेंट भी थी और पुलिस के लिए बड़ी अजीब थी कि ये मामला क्या है। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तक उमेश रेड्डी की वो सच्चाई भी नहीं पता थी पुलिस को। तो अब जब ये आया कि अंडरगारमेंट्स चोरी हो रहे हैं, इसी के बाद पुलिस ने कहा कि चलो पता करते हैं कि कौन लोग हैं। तो इस मामले में अचानक एक जगह पर ये चोरी कर रहा था और ऐसे ही लोगों को शक हुआ, तो वो छत के ऊपर था, तो देखा कि छत पे कोई आ गया है। इसने छत से छलांग मार दी बचने के लिए। छलांग मारी तो उसका पैर मुड़ गया। तो अब ये दौड़ नहीं सकता था। तब तक आस पड़ोस के लोग नज़दीक आ गए। ऊपर से महिला चिल्ला रही है। इन लोगों ने इसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस उसको थाने ले गई। जब थाने ले जाकर उससे पूछताछ हुई तो ये था कि अब चूंकि अंडरगारमेंट की चोरी हो रही है, तो पुलिस ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। पहले तो ये मना करता रहा। फिर पुलिस ने कहा कि अच्छा, तो अपने कपड़े उतारो। जब उसने अपनी पैंट उतारी तो पुलिस ने देखा कि ये लड़कियों के अंडरगारमेंट्स पहने हुआ है। अब पुलिस को बड़ा अजीब लगा। फिर पुलिस ने उसका घर पूछा। उसके बाद घर पे पुलिस ने दबिश दी। वहाँ कपड़ों की गठरी मिली और उसमें सारे लड़कियों के अंडरगारमेंट्स रखे थे। अब पुलिस को ये लगा, इसके बाद फिर पुराने केसेस जो थे, फिर पता चला कि ये वो है जो भागा था, डीआर में काम करता था। तो इसको फिर, हालांकि इसने शुरुआत में जब पकड़ा गया तो इसने अपना नाम बताया वो कुछ और, कि मेरा नाम रमेश है। लेकिन फिर ये सारी चीज़ें, पुराने केस खुले तो पता चला कि नहीं, ये तो रेड्डी है और कई रेप और मर्डर केसेस में वांटेड है। तो फिर इसको पकड़कर अब पुलिस ने अदालत के सामने पेश किया और पेश करने के बाद इसको जेल में भेज दिया गया। जेल जाने के बाद अब ये एक बार फिर से बाहर निकलता है पेशी के लिए और पुलिस की हिरासत से भाग जाता है। अब पुलिस परेशान कि ये मामला क्या है, ये बार बार भाग रहा है। उधर लोगों में ये है कि एक सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर जैक द रिपर अब तक नाम दिया गया है और ये इस तरीके से यहाँ से भाग रहा है। तो पुलिस की लापरवाही पर भी उंगलियां उठी। लेकिन भागने के बाद उसने फिर एक रेप किया और फिर मर्डर किया। इस दौरान में उसने एक इनकम टैक्स के बड़े अफसर की वाइफ का भी मर्डर किया। अब जब ये इनकम टैक्स की वाइफ की मर्डर की खबर आई तो फिर और भी ज़्यादा सनसनीखेज खबर बन गई, हेडलाइन खबर चल रही है। तो अब ये हुआ कि इसके पीछे लोग पड़ गए।
लेकिन अब ये 1999 में भागा था आखिरी बार। अब इसके बाद इसको पुलिस तलाश रही है, मिल नहीं रहा है। लेकिन फिर इसके बाद पुलिस ने इसको एक बार और पकड़ा, और इस बार एक रेप और मर्डर करने के बाद जा रहा था। और इस दौरान में इसकी इतनी दहशत हो गई थी कि बहुत सारी जगह पे इसकी तस्वीरें पुलिस ने अब छपवा कर पोस्टर चिपकवा दिए थे। तो उधर पुलिस की मुसीबत ये हो गई कि जैसे ही जरा सी भी किसी की शक्ल हूबहू उमेश रेड्डी से मिलती, वो लोग पुलिस को फोन मिला देते, घंटी बजने लगती और कहते कि हमने यहाँ देखा, पुलिस की टीम अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है, पता चल रहा है कि दिखने में तो वैसा है लेकिन ये वो शख्स नहीं है। तो यहाँ पुलिस की मुश्किल ये भी थी। और ये जब जब कस्टडी से भागता तब तब रेप करता और मर्डर करता। 17 मई 2002 आखिरी बार ये गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी भी उसकी ऐसी हुई कि एक ट्रेन से बेंगलुरु पहुंचा, क्योंकि ये क्राइम करने के बाद कुछ दिन के लिए फिर बेंगलुरु से निकल जाता है, इधर उधर भागता, गुजरात जाता और कहीं जाता। तो हमेशा वारदात करने के बाद पुलिस को चकमा देने के लिए बेंगलुरु छोड़ देता, लेकिन फिर मामला ठंडा होते ही वापस आ जाता। ऐसे ही 17 मई 2002 को ये वापस कुछ दिन बाहर रहने के बाद बेंगलुरु लौट रहा था ट्रेन से लौटने के बाद ये यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे उतरता है। और यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद क्लॉक रूम में स्टेशन पर ही अपना सामान जाकर जमा कर देता है। सामान जमा करने के बाद रात के करीब 8 बजे का वक्त था। स्टेशन से बाहर निकला, इसे अपने थोड़े अब हुलिया चेंज करना था, बाल बाल कटाने थे, शेप बनाना था। तो स्टेशन के बाहर ही एक सैलून था, उस सैलून में ये पहुंच जाता है और वहाँ अपने बाल बाल कटा रहा होता है। लेकिन तभी एक ऑटो ड्राइवर ने उसको सैलून के अंदर जब दाखिल होते हुए देखा तो उसे लगा कि ये वही उमेश रेड्डी है, क्योंकि अब तक उसके पोस्टर सारी जगह पे बट रहे थे। उसके नाम की इतनी दहशत हो चुकी थी कि महिलाएं घर में दिन में अकेले किसी को घर में अपने अनजान शख्स को घुसने तक नहीं देती थी। तो उस ऑटो ड्राइवर ने फौरन ने नज़दीक में एक पुलिस वाला था, उसको इन्फॉर्म किया कि जिस उमेश रेड्डी की तलाश है वो सैलून में बैठा हुआ है। अब पुलिस वालों को पता चला तो वो फौरन एक पूरी टीम आनन फानन में पहुंचती है और सैलून में घेर कर उमेश रेड्डी को गिरफ्तार कर लेती है। 2002 में उसकी गिरफ्तारी हुई और शुक्र है कि उसके बाद फिर वो कभी जेल से नहीं भागा। 2002 में गिरफ्तार होने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो उसने एक्सेप्ट किया कि उसे जो याद है जो उसने कहा कि उसने करीब 20 महिलाओं और लड़कियों को मारा और उनका रेप किया। कुछ को तो मारने के बाद भी रेप किया, मतलब मुर्दे के साथ। उसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, बस मुझे अचानक एक अंदर से कुछ जानवर जैसा जागता था और बस मैं निकल पड़ता था शिकार की तलाश में। तो महिलाओं के कपड़े क्यों पहनते थे? उसने कहा मुझे अच्छे लगते थे, मुझे ये अट्रैक्ट करते थे और इसीलिए मैं हमेशा, मतलब बरसों हो गए मैं अंडरगारमेंट्स महिलाओं के ही पहनता हूँ, और वो भी खरीद कर कभी नहीं, या तो चुरा कर। और उनमें से ज़्यादातर अंडरगारमेंट्स वो थे जो इसकी शिकार बनी थी। जिन महिलाओं और लड़कियों का इसने रेप और मर्डर किया वो उनके अंडरगारमेंट्स निशानी के तौर पर अपने साथ ले जाता था और फिर उन्हें वो पहनता था। तो ये जब जब गिरफ्तार हुआ तब तब इसने हमेशा लड़कियों या महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे। इसको देखते हुए मनोवैज्ञानिक और बाकी लोगों ने राय दी। उसने कहा कि इस शख्स का समाज में खुलेआम घूमना बड़ा खतरनाक है, और इसीलिए फिर कोर्ट ने इस मामले में, पुलिस ने एक मजबूत केस तैयार किया। 26 अक्टूबर 2006 को बेंगलुरु फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पहली बार अपना फैसला सुनाया। हालांकि 20 कत्ल के बाद उसने कबूल की, लेकिन पुलिस सबूत सिर्फ 9 मामलों की जुटा पाई। हालांकि पुलिस का मानना था कि 20, उसने कहा मुझे याद है, ये फिगर शायद 30, 40, 50 तक जा सकती है, लेकिन वो उसे याद नहीं। और पुलिस इस 20 में भी सिर्फ 9 केस स्टडी के ऊपर ही काम कर पाई, और वो 9 के बारे में फुल सबूत अदालत में उसने दाखिल किया। उन सबूतों को देखते हुए 20 में से 9 कत्ल और रेप को देखते हुए 26 अक्टूबर 2006 को बेंगलुरु फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उमेश रेड्डी को फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद हालांकि उसने तब अदालत में कहा कि मैं ये सब कुछ पैसे की खातिर करता था, मैं रेप और उसके लिए नहीं करता था, मेरी माँ बीमार थी, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन अदालत ने कहा कि तुम जब जब पुलिस कस्टडी से भागे 3-4 बार, तब तब तुमने रेप भी किया और मर्डर भी किया। अगर खाली मर्डर हो तो और लूटपाट हो तो समझ में आता है कि तुम्हारा मोटिव कुछ और है, लेकिन अगर माँ की मदद करनी और पैसे चाहिए तो फिर रेप क्यों? ये बात कन्विंस नहीं हो पाई अदालत, और इसीलिए उसे सजाए मौत हुई। 6 में यह आया फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला। इसके बाद मामला 2007 में कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचा। कर्नाटक हाई कोर्ट में 2 जजों की डिवीजन बेंच के पास ये मामला पहुंचा। अब दोनों जो जज थे, इसे फांसी देनी कि नहीं देनी, इस पर उनकी राय बटी हुई थी। एक की थी कि देनी चाहिए और एक की थी कि नहीं, इसको उम्र कैद में बदल देनी चाहिए। तो जब 2 जजों की या किसी भी कोर्ट में जजों की जब राय बदल जाती है, मतलब आपस में नहीं मिलती है, और अगर वो टाई हो जाए या फिर डिफरेंट हो, तो फिर बड़ी बेंच के पास मामले को
भेजा जाता है। अब यहाँ दो जज, दोनों जजों का फैसला, एक कह रहे उम्र कैद, एक कह रहे फांसी, तो फैसला हो नहीं पाया। तो इसके बाद 3 जजों की हाई कोर्ट की बेंच को ये मामला सौंपा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उमेश रेड्डी को फांसी की सजा सुनाई दी, आपका क्या कहना है। तो 3 जजों की जब बेंच के पास ये मामला गया तो 3 जजों की बेंच ने बहुमत से 3-0 से उमेश रेड्डी के गुनाहों को देखते हुए उसे फांसी की सजा देने के निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी और कहा कि इसकी मतलब सजा घटाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसे सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। इस फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में 1 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और उमेश रेड्डी को फांसी की सजा सुनाई। यानी कि 2006 में लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया, 2007 में हाई कोर्ट ने और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने। तो कुल मिलाकर 5 साल में देश की तीनों अदालतों ने फांसी की सजा पर मुहर लगाई। अब आखिरी रास्ता था इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसने मर्सी के लिए, इसकी मां ने मर्सी पिटीशन दाखिल की। लेकिन 2013 में यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 साल के बाद, तब प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने इस मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया और इसकी फांसी की सजा को बरकरार रखी। लेकिन इसके बाद इस सजा के या इस पिटीशन के खारिज होने के बाद 2016 में उसने फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब लगभग ये साफ हो गया था, सब कुछ क्लियर है कि फांसी होगी। तभी इसने एक और चाल चली, इसने हाई कोर्ट में एक और पिटीशन लगाई और पिटीशन ये थी कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इसी वजह से ये सारे रेप मर्डर करता था। लेकिन कोर्ट ने फिर सारे मेडिकल और ये सारे रिपोर्ट मंगाए, दस्तावेज देखे और 2021 में उसकी उस अपील को भी खारिज कर दिया 2021 में। अभी हम 2022 में बैठे। अब सारे कानूनी रास्ते, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन फिर इसने एक और स्पेशल अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में 2020 की शुरुआत में। और ये जो हाई कोर्ट पे उसने कहा था कि मानसिक हालत उसकी ठीक नहीं है, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, अभी फैसला नहीं आया और ये वहीं कर्नाटक में जेल में बंद है उमेश रेड्डी। तो जो फैसला 2006 से 11 तक देश की तमाम अदालतों ने दे दिया, 13 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी, फिर उसने कानून का अलग अलग सहारा लिया, खेल खेला और आज मतलब 13 के बाद आज कितने 9 साल हो गए, अभी भी उसकी एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लटकी हुई है और इसीलिए उमेश रेड्डी को फांसी नहीं दी जा सकी है। मतलब जो इंडियन जैक द रिपर, जिसकी वजह से एक ज़माने में बेंगलोर में दहशत का आलम था, वो शख्स जिसको 2002 में गिरफ्तार किया गया, 20 साल हो गए उस हिसाब से अगर आप देखें, 20 ईयर्स, 20 साल में भी उसके गुनाहों की सज़ा अब तक नहीं दी जा सकी। कई बार कानून और सुस्त रफ्तारी और इस तरह के फैसलों में देरी को लेकर हम लोग उंगलियां उठाते रहते हैं। ये केस बिल्कुल फिट बैठता है कि 20 साल हो गए और 20 साल में एक ऐसा शख्स जो खुद कबूल करता है कि उसने 20 से ज़्यादा लड़कियों और महिलाओं का रेप और कत्ल किया, उसे फांसी पर चढ़ाया नहीं जा सका है।